हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 12th चैप्टर में से थर्ड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का एनवायरमेंट कैसा है, कैसी इसकी सिचुएशन है, क्या इसका स्टेटस है, कौन सी प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इंडिया के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, इसकी सिचुएशन कैसी है, इसका स्टेटस कैसा है। सबसे पहले हमें कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज 18%, यानी इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो पूरी वर्ल्ड में से कितने परसेंट पॉपुलेशन होल्ड करता है? 18%, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 18% पोर्शन इंडिया में रहता है। सेकंड डाटा हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, पूरी वर्ल्ड की जितनी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उसमें से कितनी लोकेशन इंडिया के पास है? ओनली 2.5%। यहां से आप एनवायरनमेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडिया के पास ज्योग्राफिकल लोकेशन कितनी है पूरे वर्ल्ड में से? सिर्फ 2.5%। इस 2.5% की ज्योग्राफिकल लोकेशन में पूरी वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब यहां पर नेचुरल जो कैपेसिटी है, यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। इतनी सारी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ज्यादा करना पड़ता है, यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट होंगे ही। लास्ट डाटा हमारे पास है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 21.9% बिलो पॉवर्टी है, यानी नियर अबाउट 20% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। इन अब सभी डाटास को अगर हम क्लब करें तो ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। All these above facts point out the following issues related to Indian environment. ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पर हाईलाइट किए, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? फर्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मोर देन द रेट ऑफ जनरेशन। इंडिया के पास जियोग्राफिकल लोकेशन कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। सभी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते हैं, एक्सेसिव वे में यूज करते हैं। एक्सेसिव वे में यूज करना गलत नहीं है। अगर इंडिविजुअल्स को अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी है तो उनका यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन गलत क्या है? रेट ऑफ जनरेशन। जितना आप कंज्यूम कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे ज्यादा रेट में आप उनकी ग्रोथ भी तो करो, जो कि इंडिया में नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रीजन? क्योंकि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जनरेट हो नहीं पा रहे जितनी रेट से होने चाहिए। सेकेंड, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्टेज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली विच इज नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड बाय द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वेस्टेज को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एक इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन से वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो वेस्ट कहां जाता है? एनवायरनमेंट उसको ऑब्जर्व करती है। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन की ज्यादा डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज्यादा होती है। अब ज्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगी तो इसका मतलब वेस्ट भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन एनवायरनमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारा वेस्ट कंज्यूम करे, एब्जॉर्ब करे। यहां पर वेस्टेज की एब्जॉर्बेशन भी नहीं हो पा रही है।
थर्ड, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन। अब क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी ज्यादा है, वेस्टेज ज्यादा है, सो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है इंडिया में। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है द डेक्टोमी ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। डेक्टोमी का मतलब होता है एनी टू रीजंस, क्या वो दो कारण हैं जिसके कारण इंडिया का एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, यानी इंडिया का एनवायरमेंट डाउनग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। क्या दो ऐसे रीजंस हैं, वो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो डेक्टोनमी ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मीन्स टू मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सो कोई दो ऐसे रीजंस हमें यहां पर आइडेंटिफाई करने हैं जिसके कारण इंडिया का एनवायरमेंट डाउनग्रेड हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये हमारे पास दो रीजंस हैं। फर्स्ट इज पॉवर्टी। अब आपको पता ही है कि इंडिया की 21.9% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। तो उनको ये रिसोर्सेज फिर मिलते कहां से हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं, उनको बेचा जाता है और वहां से जो अर्निंग होती है वो वहीं से अपनी जीवन व्यवस्था करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट मेजर कॉज क्या है, इंडिया का एनवायरनमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है? क्योंकि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले सभी लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज फॉर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज। पॉवर्टी एक मेजर रीजन है एनवायरनमेंट डिग्रेड होने का रूरल एरियाज में, एज millions of poor people used to cut the tree to fulfill their needs। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल्स हैं जो पेड़ों को काटकर लाइवलीहुड अर्न करते हैं। और सेकेंड रीजन क्या है? एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की इंक्रीज्ड डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसी की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया इंक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं रैपिडली इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अनदर रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो एकदम से प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से, वो एक मेजर रीजन है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड नॉइस। इसके साथ ही एयर, वाटर और नॉइस पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको कैसे सेव किया जाए, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के ह्यूमन बीइंग्स का या किसी भी लिविंग एनिमल का यहां पर रहना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट हमारे पास है सोशल अवेयरनेस, यानी हमें पब्लिक को बताना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, और अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा तो इससे आपका क्या नुकसान होगा, कैसे इसको बचाया जा सकता है। सोशल अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लोगों को बताना चाहिए कि किस चीज से पॉल्यूशन होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। देयर इज नीड टू एडुकेट पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ पॉल्यूशन एंड हाउ टू ओवरकम दिस। उनको बताना चाहिए कि पॉल्यूशन अगर होगा तो क्या खतरा होगा और कैसे इससे बचा जा सकता है। सेकेंड हमारे पास है पॉपुलेशन कंट्रोल। मेजर रीजन एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने का क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव वे में यूज किया जा रहा है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, हमारी नेचुरल कैपिटल डिक्रीज हो रही है। सो इसीलिए अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके तो नेचुरल रिसोर्सेज की यूसेज अपने आप कम हो जाएगी और एनवायरनमेंट भी सेव हो जाएगा। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कंट्रोल ओवर
the ever rising population is essential to provide stop the exploitation of natural resources, natural capital. अगर हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं, अपनी नेचुरल कैपिटल को एक्सप्लॉइट होने से दूर रखना चाहते हैं, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। इंडिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में अप्लाई नहीं हुए, उनकी इन्फोर्समेंट हुई नहीं है। जमीनी स्तर पर वो अप्लाई किए ही नहीं गए, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज करते हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे हमारे पे क्या असर होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी पेनल्टी लगेगी। यानी बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ऑलरेडी बुक्स में लिखे गए हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में अप्लाई नहीं किया गया। So an act named Environment Act 1986 is already in operation, but what is required is strict enforcement. उनको लागू करना, सख्ती से लागू करना, that is required. नेक्स्ट हमारे पास है अफोरेस्टेशन कैंपेन। जगह जगह लोकल एरियाज में कुछ कैंपिंग्स करनी चाहिए, रैलीज निकालनी चाहिए, लोगों को और ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर। सो various campaigns is needed to launched to protect environment. Next हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। किसी भी इकोनॉमी में मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो वो है प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के तरफ से जो पॉल्यूशन आता है उसको कंट्रोल करने से। सो यहां पर हमें कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट देयर इज नीड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना होगा, विच इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो कि सबसे ज्यादा कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इंडस्ट्री को चाहिए कि वो ऐसे डिवाइसेस लॉन्च करें, ऐसे डिवाइसेस यूज करें जिससे हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में ना जाएं, वेस्ट जो है वो डंप किया जा सके प्रॉपरली। सो देयर इज नीड टू इंस्टॉल एनवायरनमेंट सेफ डिवाइसेस फॉर इंडस्ट्रीज। और एग्रीकल्चर में कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल और पेस्टिसाइड्स सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, इसलिए इनका भी यूज कम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर मैनेजमेंट। वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग एनिमल्स के लिए। सो इसलिए हमें वाटर की मैनेजमेंट भी करनी होगी, क्लीन वाटर की सप्लाई पहुंचानी होगी। जो गार्बेज है, जो रूरल एरियाज का और जो इंडस्ट्रियल एरिया का डंप होता है, उससे वाटर को बचाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब बहुत सारे ऐसे सॉलिड वेस्ट हैं जो कि डिस्पोज नहीं किए जाते, डंप नहीं किए जाते प्रॉपर वे में, कहीं पर भी उनको रख दिया जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है और डिसीजेस भी प्रमोट करता है। सो इसलिए आपको समझना होगा कि एनवायरनमेंट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारी वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए सही तरह से सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना, उसको डंप करना रिक्वायर्ड है। द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व ऑल द वेस्ट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए एनवायरनमेंट के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारा वेस्ट ऑब्जॉर्ब कर ले। Hence, there is need to manage the disposal of solid waste. इसलिए सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है इसके बारे में डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंप्रूवमेंट इन हाउसिंग। इसका मतलब है आपके आसपास सराउंडिंग्स में जहां पर आप रहते हो वहां से सफाई करना स्टार्ट करो, चाहे वो स्लम एरिया क्यों ना हो। अगर हर घर के पास एक बंदा अपना ही घर साफ रखेगा तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा ही नहीं, जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन हो जाएंगी। So there is need to clean the surroundings starting from your own home, even if it is a slum area.
चाहे वो बैकवर्ड एरिया ही क्यों ना हो। सो इन्वायरमेंट के बाद इस चैप्टर में से नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या रीजन है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ करना विद सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ करना, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे इस्तेमाल करना कि प्रेजेंट नीड्स फुलफिल की जा सके, रिसोर्सेज का वेस्ट ज्यादा ना हो और रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी बच जाएं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज चाहिए। अगर हम सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर देंगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सिस्टम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें एक इकोनॉमी को क्या कंसीडर करना होता है? फ्यूचर, अपना फ्यूचर। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना, वेस्टेज कम करना और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचा लेना। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अनदर सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक इकोनॉमी की ग्रोथ का ये एक सिस्टम है which will be helpful for the growth of present without compromising with the rights of future generation। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ ग्रोथ है जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की नीड्स को, फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स को ध्यान में रखते हुए। इट इज अ सिस्टम इन विच द मेन ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाहती है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। सो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्या ये यूजफुल है? यस, एब्सोल्युटली। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो बचाए जा सकते हैं। आपको पता ही है कि सॉइल जिसमें नेचुरल फर्टिलिटीज होती थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। खेती लगातार करते हुए, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज करते हुए हमने हमारी नेचुरल रिसोर्सेज यानी सॉइल की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर दी है। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट रीजन, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता कम हो चुकी है। सेकंड, क्या रीजन है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए? क्योंकि जो नेचुरल कैपिटल है हमारी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हमें उनको बचाना होगा फ्यूचर के लिए, जैसे आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, जिससे डीजल और पेट्रोल बनते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडियसली। जो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूशन है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सो यही मेन रीजंस हैं जिसके कारण हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्यों करनी चाहिए, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसके फीचर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या। सो ये हमारे पास फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट हमारे पास है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो नो डाउट इकोनॉमिक वेलफेयर तो होगा ही, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। कैसे? सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना मतलब प्रेजेंट में रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वेस्टेज कम हो। अगर वेस्टेज कम होगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा, तो पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होगी ही और सोशल वेलफेयर भी इंप्रूव होगा। सो देयर वुड बी सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सेकेंड फीचर क्या है? रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सिस्टम को ऑप्ट करते हैं
अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का रैशनल यूज होगा। रैशनल यूज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि आउटकम ज्यादा मिले लेकिन वेस्टेज कम हो, और रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर के लिए भी बच जाएं। सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेक्स्ट फीचर क्या होगा, इसका मेन फोकस क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का रैशनल यूज करना। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल लीड्स टू रैशनल यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करते हैं तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज रैशनलाइज हो जाएगा। रैशनल यूज मीन्स यूज्ड इन सच अ मैनर दैट इट विल इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो डिक्रीजेस द वेस्टेज विद रेफरेंस टू फ्यूचर जनरेशन। सो 3 पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं। रैशनल यूज का मतलब है कि इस तरह से इस्तेमाल करना कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, वेस्टेज कम हो और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं। थर्ड फीचर हमारे पास है एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इंपेयर्ड। यानी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करते हैं तो इसका थर्ड फीचर क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी, उनकी नीड्स के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि सारा पेट्रोल हम अभी खत्म कर देंगे तो फ्यूचर में वो साइकिल चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कब, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ऑप्ट करेंगे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द मेन फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अपकमिंग और फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फीचर क्या है कि ये मेन फोकस करता है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। इट्स मेन फोकस ऑन यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर ऑल्सो। यानी इसका मेन फोकस किस पर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के यूसेज के ऊपर, उनको कैसे इस्तेमाल करना कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, वेस्टेज कम हो और फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएं। सो मेन फोकस किसके ऊपर है, फ्यूचर। सो ऐसे ही लास्ट फीचर हमारे पास है चेक ऑन पॉल्यूशन। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एक और फीचर क्या है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, डिक्रीज करता है। यहां पर हमें कह रहे हैं another feature of sustainable development is to control the level of pollution. Under sustainable development system, environment pollution is treated as social cost. Sustainable development के अंडर हम environment pollution को एक तरह से cost मानते हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए cost है। अगर pollution increase होगा तो इससे सोसाइटी को नुकसान होगा, हम ये मानते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इन्वायरमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में।